Myself, Lalit Kabra. I am a chartered accountant, and it's a great opportunity for me to serve you a little bit for business environment in CS Foundation, CS Executive Entrance Test or CA Foundation also. बड़ा इनिशियली अपन बातचीत करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं और फर्दर इसमें हम लोग किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं, बिजनेस में पॉसिबिलिटीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना। द वन इज बिजनेस एंड द सेकंड इज एनवायरनमेंट। तो बिजनेस का मतलब क्या है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 11th और 12th में आप लोगों ने बिजनेस के बारे में पढ़ा था। एनी एक्टिविटी विच इज डन विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कोई भी काम जब इस इंटेंशन के साथ करें कि आपको उसमें क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, इस हम लोग बिजनेस के नाम से जानते हैं। लाइक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स को परचेज करके इसे हम लोग सेल कर रहे हैं, अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न करना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर करने के बाद हम लोग इसे सेल करें, या फिर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, ऑल दीज एक्टिविटीज कवर्ड अंडर बिजनेस। तो बिजनेस क्या है ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमें यहां पर डिस्कस करना है एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल पहले कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, और कुछ स्टूडेंट का हो सकता है कि सर अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट किया है बट डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है हमारे साथ। तो बेटा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं स्टडी करने के लिए, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं स्टडी से। लाइक आपकी फैमिली में मेंबर्स बहुत ज्यादा है, जॉइंट फैमिली है, तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आपके यहां पर हो सकता है, पॉसिबल है। आपके लिए एक सेपरेट रूम अवेलेबल नहीं है, इट मे बी आल्सो पॉसिबल। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह बहुत ज्यादा हो, दिन में कई बार आपके पास कॉल आ रहा हो, व्हाट्सएप पे आप बिजी हो, फेसबुक पे बिजी हो, कई सारे ऐप आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखे हैं और बार बार आपका माइंड जो है वो आपको डाइवर्ट करता है कि यार थोड़ी देर मजे कर लेते हैं, पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी। हो सकता है कि आप डिटरमाइन हो कि नहीं मुझे तो इसी अटेम्प्ट में पास होना है और मुझे कैसे भी करके CACS क्लियर करना है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हो, वो आपको कंटिन्यूसली फोर्स कर रहे हो पढ़ाई करने के लिए। हो सकता है फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जो आपको बार बार मोटिवेट करता है कि चल यार मिलकर पढ़ाई करते हैं, जल्दी पास होना है। So there are so many factors which influence your study. कई सारे फैक्टर हैं जो आपकी स्टडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो आपको प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, या फिर आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब नहीं पढ़ना है। सेम थिंग इज हियर, यही चीजें यहां पर है। ये सब चीजें किसके लिए इस बार, ये सब चीजें हैं इस बार बिजनेस के लिए। तो बिजनेस अगर हमारे पास है तो इस बिजनेस के सराउंडिंग ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस बिजनेस की एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और इन्हीं सभी फैक्टर्स को बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स, competitors, suppliers, government policy, economic
policies, social responsibilities, capital, managers, workers, और हो सकता है कि मशीनरी, हो सकता है टेक्नोलॉजी। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस बिजनेस को इसके बाहर से अफेक्ट करते हैं, जिस पर इस बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है। इन्हीं सभी फैक्टर्स को कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स, either individual or institutional factors which affect the working of a business entity is known as business environment। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर ये बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। कई बार ये भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों के माइंड में कि ये सब चीजें जो हमें सीएस में पढ़ाई जा रही है, फ्यूचर में हमारे लिए क्या वर्किंग रहेगी, हमें ये सब चीजें क्यों पढ़ाई जाती है। बेटा अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग आज पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक एम क्या है। इन फ्यूचर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सीए और सीएस आप क्या करने वाले हैं, या तो कोई बिजनेस आप खुद अपना स्टार्ट करेंगे या किसी बिजनेस को आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको फ्यूचर में बिजनेसेस को ही ज्वाइन करना है तो कम से कम बिजनेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स तो आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इन फैक्टर्स के साथ आप अपने बिजनेस को कैसे अफेक्ट करें। बेटा सपोज करिए आपने एक कंपनी ज्वाइन कर ली या आपने अपनी खुद की एक कंपनी बना ली। अब एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अपनी कंपनी से इस गवर्नमेंट को एक लेटर भेजेंगे कि सर आप अपनी पॉलिसी जो बनाते हो वो हमारी कंपनी के हिसाब से बनाइए। इज इट पॉसिबल? ये नहीं पॉसिबल है सर। वो तो गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है, तो फिर क्या करना है, हमें अपने इस बिजनेस को उस गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से एडजस्ट करना होगा, चेंज करना होगा। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, क्या आप अपनी कंपनी के हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे? नो, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होगी उसके हिसाब से आपको अपनी कंपनी को एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स आपके जितने भी हैं उसके हिसाब से आपको वर्किंग करनी होगी, कस्टमर के हिसाब से आपको वर्किंग करनी होगी। यानी कि ये जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से ये बिजनेस अपना आप को एडजस्ट करेगा, चेंज करेगा, फ्यूचर के लिए अपना आपको मोटिवेट करेगा, प्रमोट करेगा और बिजनेस का जो एम है उस एम को अचीव करेगा। और ये सब काम आपको यहां पर बताया जाता है, सिखाया जाता है ड्यूरिंग योर फाउंडेशन एग्जामिनेशंस। चलिए तो आई होप सो कि आपको ये तो समझ में आया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है वो सभी फैक्टर्स जो किसी बिजनेस को उसके बाहर से अफेक्ट करते हैं, उसकी वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, इन सभी फैक्टर्स को कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। राइट, चलिए अब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, ताकि आप समझ पाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट और डिटेल में क्या चीज है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं ये बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करते हैं, जैसे कॉम्पिटिटर्स है, सप्लायर्स है, कस्टमर है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, लीगल है, प्रोफेशनल, व्हाटएवर जो भी फैक्टर्स हैं वो
सभी फैक्टर क्या करते हैं, बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करते हैं। ये है फर्स्ट पॉइंट, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बेटा इसका मतलब क्या है? कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स ऐसे हैं जो बिजनेस, किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस को ही अफेक्ट करते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमनली सभी बिजनेस को एक साथ अफेक्ट करते हैं। बेटा ऐसे बिजनेस फैक्टर्स या ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट जो स्पेसिफिक है एक ही बिजनेस को, सिंगल बिजनेस को अफेक्ट करते हो, इन्हें कहा जाएगा स्पेसिफिक फोर्सेस। जबकि ऐसे फैक्टर्स जो कॉमनली कॉमन टू ऑल बिजनेस, सभी बिजनेस को एक साथ अफेक्ट करते हो, ये कहलाएंगे जनरल फोर्सेस। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर करते हैं। कॉम्पिटिटर, बताइए बेटा, मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट डेवलप किया, भीलवाड़ा में एक नया कोचिंग इंस्टीट्यूट और अगर आ जाए तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल मेरे ही बिजनेस को अफेक्ट करेगा, या भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, दूसरी जो इंडस्ट्री है सभी को अफेक्ट करेगा? नो, ये सिंगल एक ही पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, स्पेसिफिक फोर्स हो जाएगा। कस्टमर, सप्लायर, ये कुछ पर्टिकुलर फोर्सेस हैं जो एक सिंगल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और इन्हें हम बोलेंगे स्पेसिफिक फोर्सेस। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, ग्लोबल चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, चलो इन सबको छोड़ो, ये तो सभी को चेंज करते ही है, इफेक्ट करता पता है। बस मुझे एक बात बता दीजिए, नाम तो सुना होगा, कोरोना, कोविड-19। बेटा अगर ये डिजीज पूरे वर्ल्ड में फैली है, हर जगह लोग परेशान हैं, इससे क्या केवल एक ही बिजनेस अफेक्ट हुआ है या सभी बिजनेस पे इफेक्ट आना है? हो सकता है किसी को कम आया होगा, ज्यादा आया होगा, पर ये तो आप जानते हैं कि इससे सभी बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं। तो ये कॉमन टू ऑल बिजनेसेस है, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, जनरल फोर्स कहा जाएगा। राइट? तो दो पॉइंट हम लोग डिस्कस किए फीचर्स के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स हम लोग डिस्कस करें। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस है, ये बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करते हैं। और सेकंड पॉइंट डिस्कस करें स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं इंटर रिलेटेडनेस। बेटा जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं, ये सभी फैक्टर्स आपस में भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए, रिसेंट पीरियड में, पिछले कुछ सालों में लोगों की मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज हुई है। लोग थोड़े से कॉन्शियस हुए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, और ये जो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हुए हैं, तो इन्हें लगा कि कुछ प्रोडक्ट मार्केट में हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो कंपनीज को लगा कि जब पब्लिक हेल्थ कॉन्शियस हो रही है तो क्यों ना हम लोग अपने यहाँ पर कुछ चेंजेस करें। पब्लिक की मेंटालिटी चेंज हो रही है तो हम भी अपने प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस करें। और इसी का एक रिजल्ट आया कि आपने मार्केट में देखा होगा, डाइट कॉक एक नया प्रोडक्ट आया, डाइट वेफर्स ये एक नया प्रोडक्ट आया। तो वेफर्स एंड कॉक तो पहले भी चलते थे, थम्स अप वगैरह ये सब पहले भी चलते थे, मगर अब कंपनीज ने उसमें क्या कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिया। तो लोगों की लिविंग जो एक्सपेक्टेशंस है, उस मेंटालिटी में चेंज आने के कारण
कंपनीज ने भी अपने प्रोडक्शन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बड़ा फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डायनामिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या है, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये बड़े फास्ट चेंज हो जाते हैं। इसमें स्पेशली अगर हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करें तो ये है टेक्नोलॉजी। आप में से कुछ एक स्टूडेंट ने पास्ट में शायद एक मशीन देखी हो, टाइपराइटर मशीन में टाइप करके पेपर प्रिंट वगैरह निकाले जाते थे, टाइम कंज्यूमिंग था। टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, धीरे धीरे उसकी जगह ले ली कंप्यूटर्स ने। पहले कुछ कैमरास हुआ करते थे, उसकी जगह आजकल किसने ले ली, मोबाइल ने। तो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण कई सारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे क्या हो गई, बंद हो गई, खत्म हो गई, उनका अस्तित्व ही, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो ये जो बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इसमें बड़ा डायनामिक चेंज होता है। फिफ्थ पॉइंट, इट इज अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता। बेटा ये डायनामिक चेंजेस के साथ साथ एक बड़ा फैक्टर हमारे पास है अनसर्टेनिटी। जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इसमें फ्यूचर में क्या होने वाला है, यू कांट एक्सपेक्ट, यू कांट एस्टिमेट, यू कांट अज्यूम कि भविष्य में क्या चीज और आने वाली है। अनसर्टेनिटी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फैशन इंडस्ट्री। बड़ा एक जमाना था जब हम लोगों ने इनिशियली जीन्स वगैरह पहनना स्टार्ट किया था। उस समय बाई चांस मतलब कईयों के पास इतना सफिशिएंट पैसा नहीं होता था कि हर 2 साल में 4-5 जीन्स खरीदी जा सके, तो घिस भी जाती थी ना, तब तक भी उसको पहनते थे। तो जिस बच्चे की जीन्स फटी भी है, थोड़ी सी घिसी भी है, तो बाकी सब जने उसको मजाक बनाते थे, बोले यार फटी हुई जीन्स पहनता है। और आज क्या हो रहा है, आज तो रग जीन्स के नाम से फैशन एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि फटी हुई जीन्स जितनी ज्यादा फटी हुई है यानी उतनी बड़ी फैशन चल रही है। तो ये क्या है, फैशन इंडस्ट्री डे बाय डे चेंज हो जाती है। भविष्य के अंदर पता नहीं क्या नया फैशन आएगा, यू कांट अज्यूम राइट नाउ। The next is complexity. बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका बिजनेस पर किस प्रकार से इफेक्ट हो रहा है उसको वैल्यू वाइज डिसाइड करना हमारे कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, बेटा गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण बिजनेस पे कितना इंपैक्ट आएगा, किस बिजनेस पे कितना इंपैक्ट आएगा, यू कांट प्रिडिक्ट, यू कांट अज्यूम, यू कांट वैल्यू दैट पर्टिकुलर इफेक्ट। आप उसे वैल्यू वाइज डिसाइड नहीं कर सकते। इकोनॉमिक चेंजेस जो आ रहे हैं, सोशल फैक्टर्स जो भी हैं, लीगल फैक्टर जितने भी हैं, टेक्नोलॉजिकल है, ये जितने भी फैक्टर्स है ना, आप इन्हें वैल्यू वाइज डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी बिजनेस पर गवर्नमेंट पॉलिसी का कितना इंपैक्ट हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसी का कितना हुआ, सोशल के कारण कितना, लीगल के कारण या टेक्नोलॉजी के कारण, या वैल्यू वाइज इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट एक लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एंड इट इज रिलेटिविटी।
जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये कंट्री या रीजन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी कि ये यूनिवर्सल नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए जो एनवायरमेंटल फैक्टर होंगे वो सारी कंट्रीज के लिए वही एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में यूएसए और इंडिया, ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं, तो ऑब्वियस है दोनों कंट्रीज के अंदर कल्चर भी अलग अलग होगा। इंडिया में साड़ीज एक कॉमन फैशन है, यहां पर काफी ट्रेंड है साड़ीज वगैरह वियर करने का। क्या आपको लगता है कि सिमिलर वे में यूएसए में भी साड़ीज का उतना बिजनेस चल पाएगा? नो, क्योंकि यहां कल्चर अलग है। तो यहां रिलेटिविटी का मतलब हर कंट्री में, हर रीजन में, चूंकि वहां के कल्चर अलग है, पर्सन अलग है, लोगों की मेंटेलिटी अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली एनवायरमेंटल फैक्टर भी डिफरेंट होंगे। तो एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है बिजनेस एनवायरमेंट के फीचर्स के बारे में। बिजनेस एनवायरमेंट के फीचर्स क्या है? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, सारे बाहर से बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक का मतलब किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करेगा, जनरल का मतलब टू और मोर या कॉमनली सभी बिजनेस को अफेक्ट करेगा। इंटररिलेटेडनेस, यानी कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर भी आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटररिलेटेड है। डायनामिक नेचर, यानी कि टेक्नोलॉजी है, इसको देखें तो बहुत जल्दी ये चेंज भी हो जाते हैं। अनसर्टेनिटी, फैशन इंडस्ट्री के बारे में, फ्यूचर में बहुत जल्दी ये चेंज होते हैं, तो अनसर्टेन हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम लोग इसके लिए एस्टिमेशन नहीं कर सकते कि अगले फ्यूचर में क्या चीज होने वाली है। कॉम्प्लेक्सिटी, ये एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है वैल्यू वाइज कि किस पर्टिकुलर फैक्टर के कारण बिजनेस पर कितना इंपैक्ट आया है। एंड रिलेटिविटी का मतलब है अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन में एनवायरमेंटल फैक्टर भी अलग अलग रहेंगे। चलिए अब हम लोग बातचीत करते हैं एडवांटेज ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास क्या रहेगा? जितने भी बिजनेस एनवायरमेंट है, इट एनेबल्स द फर्म्स टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज and to get first mover advantage। क्या मतलब? बेटा जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, इससे हमें मार्केट का सिनेरियो पता चलता है, और इन मार्केट सिनेरियो के बेसिस पर हम लोग ये पता लगाते हैं कि फ्यूचर में हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। और अगर किसी ने एनवायरमेंटल फैक्टर को प्रॉपर्ली एनालिसिस किया है तो बहुत जल्दी से वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करेगा, और जो आदमी शुरुआत के अंदर उन अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करेगा, उससे सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बेटा आपने एक नाम सुना होगा, मारुति। इंडिया में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जितनी की छोटी गाड़ियां बिकती है, मारुति 800, मारुति 800 अल्टो, जेन या इसी तरह की जितनी गाड़ियां हैं, सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती है मारुति की। हालांकि इसके अलावा टाटा भी है या होंडा भी है, दूसरी और कंपनीज भी हैं, बट इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में ऑयल की प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी और मैक्सिमम गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट होकर आती थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां ज्यादा चलती थी, तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी उन्हें भी धीरे धीरे जब पैसा उनके हाथ में आने लगा तो उनकी भी इच्छाएं होती थी कि हम भी गाड़ी के अंदर बैठे, कार के अंदर बैठे। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां वो अफोर्ड कर सके। तो उस समय मारुति उद्योग लिमिटेड
के नाम से एक कंपनी बनाई गई और इस कंपनी का अल्टीमेट एम क्या था, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उन्हें छोटी गाड़ी प्रोवाइड की जाए। वो इंडिया की रिक्वायरमेंट थी उस समय के लिए। अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया गया, ये इंडिया के अंदर एक नई रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट मूवर यानी कि मारुति उद्योग वाज द फर्स्ट कंपनी हु लॉन्च्ड द मारुति 800। और मारुति 800 का रेस्पॉन्स जो मिला, वो रेस्पॉन्स आज के 30-35 साल पहले से लेकर आज तक कंटिन्यूअसली है और आज भी इंडिया में छोटी गाड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा गाड़ी जो बिकती है वो मारुति की ही बिकती है, राइट। सेकेंड, it enables to find out threats, it enables to find out threats and early warning signals। बेटा बिजनेस एनवायरमेंटल के जितने भी फैक्टर्स हैं, इससे कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, उसका मैनेजमेंट ये पता लगा सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में क्या क्या थ्रेट्स आने वाले हैं। उसको पहले से ही ये चीजें पता हो जाए तो हो सकता है कि वो अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सके, चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके। जैसे एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं, इंडिया में काफी साल पहले जब हम भी छोटे थे उस समय की बात है, एक वॉशिंग पाउडर पॉपुलर था और नाम था निरमा। शायद आपने भी ऐड सुना हो, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। बट निरमा इतना पॉपुलर था कि लोग जब शॉपकीपर के पास जाते थे तो वो वॉशिंग पाउडर नहीं बोलते थे कि वॉशिंग पाउडर चाहिए, निरमा इटसेल्फ रिप्रेजेंट द वॉशिंग पाउडर। तो जाके सीधा लोग बोलते थे भैया निरमा देना। तो ये उस समय का ब्रांड था। बेटा आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। अभी तो इसका नाम दे दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने इंडिया में एक नया वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया, नाम दिया इसको सर्फ। बेटा निरमा इंडियन कंपनी थी और ये मल्टीनेशनल कंपनी, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। निरमा का मैनेजमेंट इस बात को समझ नहीं पाया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी अगर हमारे इंडिया में आ रही है, सेम प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसी का सिमिलर एक सब्स्टिट्यूट लेकर आ रही है जिसकी क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बेटर है। इस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने क्या किया, पूरे इंडिया में हर एक फैमिली को एक फ्री सैंपल भेजा, फ्री, टोटली फ्री, ऑल ओवर इंडिया फ्री सैंपलिंग। लोगों ने चेक किया तो पता लगा कि नहीं यार, सर्फ इज बेटर देन दिस निरमा, इस निरमा से सर्फ बेटर। तो धीरे धीरे लोग इस निरमा को भूलने लगे और हिंदुस्तान में क्या चलने लगा, सर्फ। और बीच में हालात ये थे कि जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी शॉप पर वॉशिंग पाउडर लेने जाता था तो नाम बोलता था सर्फ देना, और सर्फ देने के बाद बोलता था इस कंपनी का सर्फ देना। यानी कि उसके बाद तो सर्फ इतना पॉपुलर हो गया कि वॉशिंग पाउडर इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स बाय सर्फ। जैसे हमारा वनस्पति घी जो होता है डालडा रिप्रेजेंट करता है, हालांकि कंपनी बंद हो गई मगर आज भी लोग डालडा घी के नाम से उसको जानते हैं। तो उसी तरह से सर्फ वॉशिंग पाउडर के लिए नाम यूज में लेने लगे। तो यहां पर निरमा कंपनी ने इस थ्रेट को एनालाइज नहीं किया, उसके अकॉर्डिंगली, हालांकि इन्हें सिग्नल तो मिल रहे थे मगर उन्होंने अपने बिजनेस को अगर अकॉर्डिंगली चेंज नहीं किया
तो उस कारण से बिजनेस को काफी डिस्टर्बेंस हुआ, काफी इसको नुकसान सहन करना पड़ा। तो बड़ा यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इस बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस के लॉसेस, उन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखिए, कोई भी पर्सन इंडिविजुअल अपना आप में लाइफ जी नहीं सकता, उसको बाकी सभी चीजों की जरूरत पड़ती ही है। जैसे भी प्रीवियस कुछ टाइम पीरियड में आपने देखा होगा, कोरोना टाइम पीरियड में आपको क्वारंटाइन किया गया था, घरों में आप कैद हो गए थे, तो बड़ी परेशानी होती थी कि यार ये क्या लाइफ है, ये भी कोई लाइफ है क्या। आपको दूसरों की जरूरत पड़ती ही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस अपना अपना आइसोलेशन नहीं हो सकता। बिजनेस अपना अपना कोई आइलैंड नहीं है जिसके दूसरी किसी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। नो, बिजनेस कंटिन्यूसली दूसरे बिजनेसेस से, दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर से कंटिन्यूसली टच में रहेगा, उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को मॉडिफाई करेगा, अपने आप को चेंज करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा, तभी बिजनेस आगे सर्वाइव कर पाएगा। तो बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले तो आपको चेक करना था कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या आने वाली है, उसके अकॉर्डिंगली आपको शुरुआत में फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना था। सेकंड, आपको ये चेक करना है डे टू डे बेसिस पर, लगातार चेक करना है कि कोई थ्रेट्स नए नहीं आ रहे हो, और अगर आ रहे हो तो उसकी अर्ली वार्निंग को समझकर आप अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली चेंज करिए। चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। It helps in tapping business resources बट हमारे बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज हैं, अब बिजनेस के रिसोर्सेज जनरली इंटरनल रिसोर्सेज के बारे में बात करें, लाइक कैपिटल, मशीनरी, वर्कर्स, पावर, हमारी टेक्नोलॉजी, वाटर या और भी कोई रिसोर्सेज है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम लोग अच्छे से समझ लें तो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं इनको इफेक्टिवली हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को नहीं समझा तो इन्हें भी हम लोग इजीली या अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएंगे या इन्हें यूज नहीं कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, इट इज असिस्टिंग इन प्लानिंग and policy implementation। बेटा अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम लोगों ने समझा है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता है, तो उसके अकॉर्डिंगली इनिशियल बेसिस पे क्या तैयार करेगा, अपनी प्लानिंग तैयार करेगा, फ्यूचर के लिए कुछ पॉलिसीज वगैरह बनाएगा और इन पॉलिसीज को क्या करेगा, वो इंप्लीमेंट भी करेगा ताकि अपने कॉम्पिटिटर्स से हम लोग फाइट कर सकें, कॉम्पिटिटर्स के कंपटीशन में हम लोग आ सकें। टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने आप को चेंज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, फ्यूचर के लिए हम लोग अपनी खुद की कुछ प्लानिंग लेकर चले और पॉलिसीज हम लोग इंप्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, अगर इन्हें हम लोगों ने प्रॉपर्ली समझा है, हमने अपनी प्लानिंग्स को, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया है, तो ऑब्वियस है कि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने अपनी कैपिटल, मशीन, परफॉर्मेंस, वर्कर्स है, पावर है, इन सब रिसोर्सेज को अगर इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लिया
तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। एक लास्ट पॉइंट हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, इट हेल्प इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। बेटा टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहा है, मार्केट कंडीशंस में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग अपना आप को चेंज कर लें तो हम लोग अपने बिजनेस को बहुत आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस एनवायरनमेंट हमें फ्यूचर की कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने के लिए मोटिवेट करता है, और उसके बेसिस पर अगर हम लोग शुरुआत में ही उन बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने आप को चेंज कर लिया तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिल सकता है। जैसे एग्जांपल मारुति उद्योग ने स्मॉल कार के अंदर जो एडवांटेज दिया है, इट एनेबल्स टू फाइंड थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, यानी कि हमें फ्यूचर में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं पहले से मालूम पड़ जाए, तो वो हमारे लिए एक तरह से थ्रेट्स है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है। अगर हम लोगों ने उन्हें अच्छे से पहचान लिया तो हम लोग अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली चेंजेस करके अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ हम लोग कॉम्पीट कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन टैपिंग बिजनेस रिसोर्सेज, जितने भी हमारे बिजनेस रिसोर्सेज है उसको यूज कैसे करना है, इफेक्टिवली यूजफुल करने के लिए जितने भी हमारे पास है, अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स बताओ तो हम लोग ये कर सकते हैं। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, अगर हम लोग बिजनेस के अंदर जितने भी प्लानिंग बनानी है, पॉलिसी जो इंप्लीमेंट करते हैं वो हम लोग इससे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो बिजनेस में रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट में रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना आप को एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। बातचीत करते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। बिजनेस एनवायरनमेंट, थोड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। The one which is internal and the second which is external. क्या मतलब बेटा इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट का? वो फैक्टर्स जो बिजनेस को अंदर से उसके इंटरनल पार्ट से अफेक्ट करते हो, ये कहलाएंगे इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जबकि वो सभी फैक्टर्स जो बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करते हो इन्हें कहा जाएगा एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। बट अगर इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट आपको समझना है तो आपको इसमें 6M ध्यान रखना होगा। हाउ मेनी M? 6M you have to remember. First, man. Second, machine. Third, material. Fourth, money. Fifth, management. और sixth, man, machine, material, money, management, and sixth is marketing. इसके अलावा कुछ मिसलेनियस है तो आप और ध्यान रख सकते हैं। There are total 6M you have to consider here. Man, that is your labor, worker. अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर वर्कर बहुत अच्छे हैं, एफिशिएंट वर्कर हैं, फेथफुल हैं, इंडस्ट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। अगर वर्कर लेजी हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, बदमाश हैं, चोरी करते हैं आपके यहाँ पर, तो इंडस्ट्री हमेशा नुकसान में रहेगी। सेकेंड, मशीनरी। ऑब्वियस है कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस होने चाहिए उन सभी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अगर आपने मशीनरी अपने यहाँ पर लगाई है तो ऑब्वियस है प्रोडक्शन फास्ट होगा, सेल अच्छे से कर पाएंगे। द थर्ड इज मटेरियल। जो प्रोडक्शन आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके मटेरियल की अवेलेबिलिटी ये आपके पास प्रॉपर्ली होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मनी। बड़ा सफिशिएंट कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कैपिटल आपके पास हमेशा कम रहे,
डेफिसिट रहे तो कैपिटल हमेशा आपका सफिशिएंट रहनी चाहिए। मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपर लेवल, मिडिल लेवल और मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इन मैनेजमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड द लास्ट इज मार्केटिंग। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं इसे मार्केट में आपको किस तरीके से बेचना है, ये आपको एक सिस्टम बनाना होता है। मार्केटिंग के लिए आपको अपना एक चेन सिस्टम बनाना होगा। जैसे सबसे पहले आपकी है इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री से आपने यहां क्या अपन करेंगे, डीलर्स, डीलर से सब डीलर, सब डीलर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर के बाद लास्ट में कौन आएगा आपके पास, कंज्यूमर, कस्टमर। तो इंडस्ट्री से डीलर, डीलर से सब डीलर, सब डीलर से होलसेलर, फिर रिटेलर, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपके पास आएगा कस्टमर। तो ये आपका मार्केटिंग का जो चैनल है, ये चैनल आपका प्रॉपर परफेक्ट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इंटरनल एनवायरनमेंट में आपको 6M कंसीडर करने हैं, और ये 6M है मेन, मटेरियल, मशीन, मनी, मैनेजमेंट, मार्केटिंग। ये सभी 6M आपको ध्यान में रखने होंगे, और ये सभी वो फैक्टर हैं जो बिजनेस को इंटरनल पार्ट से, अंदर से अफेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट में ध्यान रखिए कि जो मैनेजर्स हैं वो आपका प्रॉपर एनालिटिकल मैनेजर होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन उसका अपने वर्कर्स के साथ, लोअर या मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट है उनके साथ बहुत अच्छे से होना चाहिए। चलिए बातचीत करते हैं हम लोग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। तो हम लोग एक्सटर्नल एनवायरमेंट को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द वन इज माइक्रो एंड द सेकंड वन इज मैक्रो। माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट में क्या डिफरेंस है बेटा? माइक्रो एनवायरमेंट का मतलब है वो सभी फैक्टर्स जो केवल एक सिंगल बिजनेस एंटिटी को ही अफेक्ट करते हो, केवल एक ही बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, एक बिजनेस एंटिटी को अफेक्ट करेंगे। और मैक्रो एनवायरमेंट जो होंगे वो मल्टीपल बिजनेसेस को अफेक्ट करेंगे। माइक्रो एनवायरमेंट के कुछ पार्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लाइक सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, मीडिया एंड मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। जबकि मैक्रो एनवायरमेंट में आपको एक वर्ड याद रखना होगा, पेस्टल। पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। तो बेटा आप चाहे इसे पेस्टल के नाम से याद रखें या सेप्टल के नाम से याद रखें, बात एक ही है। तो एक छोटा सा वर्ड याद रखें, पेस्टल, मैक्रो एनवायरमेंट। चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट के बारे में। सबसे पहले बातचीत करते हैं माइक्रो एनवायरमेंट। वे सभी फैक्टर्स जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करते हो, इन्हें कहा जाएगा माइक्रो एनवायरमेंट। सबसे पहले सप्लायर।
बेटा जिस पर्टिकुलर पर्सन से, जिस कंपनी से आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और उसके बाद इसे आप अपने यहां पर या तो प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट को या फिर आप इसे डायरेक्ट सेल करेंगे, ये है आपके सप्लायर। बेटा सपोज करिए आपके सप्लायर ने आपको गुड्स या रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया, तो ये केवल एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करेगा कि बाकी की इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं करेगा। आपके सप्लायर ने आपको माल देने से मना किया तो आपके यहां पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, मगर आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपके सिमिलर टाइप के दूसरे बिजनेस और भी हैं, उसमें किसी में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये आपको बाहर से अफेक्ट कर रहा है, सप्लायर आपका बिजनेस का पार्ट नहीं है, वो सप्लायर आपको बिजनेस के बाहर से आपको अफेक्ट कर रहा है और वो केवल आप ही के बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट है, उसमें भी माइक्रो एनवायरमेंट में आएगा। कस्टमर, जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे इस प्रोडक्ट को आपको अगेन मार्केट में सेल आउट करना है, तो जो पर्सन जिन्हें आप ये प्रोडक्ट सेल करेंगे वो है आपके कस्टमर। कस्टमर के लेवल के अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस के अंदर चेंजेस होंगे, ग्रोथ होगी या डेफिशिएंसी होगी। जैसे एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें, अगर आप एक फ्रूट सेलर हैं तो जितनी भी पॉश कॉलोनीज हैं जहां पर रिच पर्संस रहते हैं, वहां पर अगर आप अपने फ्रूट्स को बेचेंगे तो आपको फ्रेश, हाइजेनिक और हाई क्वालिटी वाले फूड लेकर जाने होंगे, चाहे आप उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेंगे, दे विल पे टू यू। बट जब आप कच्ची बस्ती के अंदर, स्लम एरिया के अंदर जाकर फूड अगर आप बेचना चाहें तो वहां पर आप हाइजेनिक या हाई क्वालिटी फूड नहीं ले जा सकते, वहां पर आपको लोअर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ले जाने पड़ेंगे। तो कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली भी आपके बिजनेसेस में काफी चेंजेस आते हैं। कस्टमर्स में जो ट्रेंड अगर चेंज होता है तो उस ट्रेंड को आपको भी ध्यान रखना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको कस्टमर को सर्विसेज या प्रोडक्ट सप्लाई करने होंगे। थर्ड वन इज कॉम्पिटिटर्स। जितने भी ऐसे बिजनेसेस जो आपके कस्टमर को ग्रैब कर सकते हो वो आपके लिए क्या है, कॉम्पिटिटर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं तो हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में दूसरे पर्सन जो सेम फील्ड में है वो भी कोचिंग अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटर भी यहां दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिमिलर ट्रेड वाले कॉम्पिटिटर और दूसरे होते हैं अनदर ट्रेड वाले कॉम्पिटिटर्स। जैसे एग्जांपल, बेटा समर वेकेशन जब भी होती है तो ऑब्वियस है कि पेरेंट्स वगैरह एक सर्टेन अमाउंट कहीं पर स्पेयर रखते हैं ताकि बच्चों को कहीं घूमने के लिए ले जाया जा सके। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अलाउंसेस दिए गए, पेरेंट्स ने सोचा कि इससे हम लोग बच्चों को घुमाने के लिए ले जाएंगे, मगर इन बिटवीन मान लेते हैं मारुति इंडस्ट्री के कुछ एम्प्लॉइज को ये पता लगता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कुछ अलाउंसेस मिले हैं, कुछ बड़ा फंड उन्हें मिला है और वो ये सोचते हैं कि क्यों नहीं इस फंड को हम यूटिलाइज करें, तो वो उनके पास कुछ डिस्काउंटेड ऑफर लेकर जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। बोले एक काम करिए, हम आपको अपनी गाड़ी पर 50,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, आप हमारी गाड़ी खरीदिए। तो जितना फंड गवर्नमेंट ने दिया था, अगर पेरेंट्स ने गाड़ी परचेज करने पे लगा दिया तो आपको जो घूमने का प्रोग्राम था वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया, कंपटीशन इज देयर, वहां पे भी कंपटीशन था बट वो सिमिलर ट्रेड के नहीं थे, वो अलग अलग ट्रेड के थे, उसके बावजूद भी उनमें आपस में कंपटीशन हो सकता है। पब्लिक और मीडिया, बट ये तो आपने जानते होंगे कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, मीडिया किसी को भी सर आंखों पर उठा सके, मीडिया किसी को भी चाहे तो वापस जमीन पर लेटा सके, ये मीडिया की पावर है। अगर आपको याद हो तो 2014 में जब इलेक्शंस हुए थे तो कुछ कैंपेनिंग चली थी और कैंपेनिंग क्या थी, अच्छे दिन आने वाले। किसके लिए बोला था, बीजेपी के फेवर में। और उसी टाइम पीरियड में एक वर्ड आपने सुना होगा,
पप्पू, आई डोंट नो ये वर्ड किसके लिए बोला गया था, बट इसके कारण किसी एक पार्टी को बहुत अच्छा राइज मिला था, वहीं कोई दूसरी पार्टी थी जो डाउन चली गई थी, जिसने कई सालों तक अपने देश पर राज किया है। तो ये जो मीडिया है, ये मीडिया किसी बिजनेस को चाहे तो बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकती है, और ये मीडिया चाहे तो किसी बिजनेस को एकदम डाउन टू अर्थ भी ला सकती है। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर आपकी कंपनी है तो आप अपनी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे पहले किसे अपॉइंट करेंगे? कुछ डीलर्स को अपॉइंट करेंगे। ये डीलर किसको अपॉइंट करने वाले हैं? कुछ सब डीलर्स को अपॉइंट करने वाले हैं। ये सब डीलर किसको माल बेचेंगे? होलसेलर्स को। ये होलसेलर किसको बेचेंगे? रिटेलर्स को। और ये रिटेलर किसको बेचेंगे? कस्टमर्स को। तो बेटा यहां से कंपनी से लेकर कस्टमर तक अगर गुड्स को आपको फ्लो करना है तो उसके लिए पहले आपको डीलर चाहिए, देन सब डीलर, देन आपके होलसेलर, देन रिटेलर, और उसके बाद कस्टमर तक माल पहुंचेगा। तो ये जो बीच का चैनल है ना, इस बीच के चैनल को कहा जाता है मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। ये है मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। ये चैनल आपका एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये चैनल स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक बहुत आसानी से फ्लो कर पाएगी। ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को कहा जाता है माइक्रो फैक्टर्स। ये सभी वो फैक्टर हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी को ही अफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स के कारण दूसरे बिजनेसेस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। चलिए फाइनली हम लोग बातचीत करते हैं मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले पॉलिटिकल। बेटा पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, शिवसेना है, या और भी जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। क्या हर एक पॉलिटिकल पार्टी के कंसेप्ट सेम है? नो, हर पॉलिटिकल पार्टी के कंसेप्ट अलग अलग है। हर पॉलिटिकल पार्टी के रूल्स रेगुलेशन अलग है, सोच अलग है, उनका राज करने का तरीका अलग है। तो यहां पर जब भी इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है तो बिजनेस करने के पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोग इस बात से एग्री करें, बट प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर, पिछले 25-30 सालों के अंदर हम लोगों ने जो ऐसा देखा है, या हम लोग जो अपने क्लाइंट वगैरह से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो लोग हमें जनरली ये बात करते हैं कि कांग्रेस के अंदर हमेशा इंस्पेक्टर राज रहता है, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट जब भी आती है तो बिजनेसमैन को फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है। तो ऑब्वियस है कि बिजनेस डेवलप कब होंगे? जब हम उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे। तो जब जब पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली बिजनेसेस भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। और ये इंपैक्ट केवल एक बिजनेस पे नहीं है, कॉमन टू ऑल, यानी सभी बिजनेस पे उसका इंपैक्ट आएगा। इकोनॉमिकल पॉलिसीज चेंज होती है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट चेंज किया। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो जो बिजनेस है उन्हें लोन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतना हाई रेट पर जो लोन लेंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करके लोअर रेट पर बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड किए जाएं तो बिजनेस बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। बेटा इनकम टैक्स में चेंजेस कर दिए जाए, जीएसटी के रेट्स में चेंजेस कर दिए जाए। इनकम टैक्स को अगर बहुत कम कर दें तो आदमी खुलकर बिजनेस करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, गवर्नमेंट को भी अच्छी इनकम देगा। मगर आपने इनकम टैक्स बहुत ज्यादा बर्डन अगर लोगों पे डाल दिए तो फिर आदमी को लगता है कि भैया 100 रुपए कमाएंगे, 60 रुपए तो अगर हमें गवर्नमेंट को देने 40 रुपए के लिए कौन मेहनत करेगा? कोई मेहनत भी नहीं करेंगे। तो यहां पर इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे जैसे चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली सभी बिजनेस पर इंपैक्ट आना है। इन्फ्लेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। नाउ सोशल, ये आप सभी जानते हैं कि कल्चर हर जगह पर अलग होता है, और जैसे जैसे कल्चर में चेंज हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली बिजनेसेस भी इंपैक्ट आते हैं। सोशल के अंदर आपको अपने बिजनेस को जो डेवलप करना है
उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी होगी, आपको एनवायरमेंट का ध्यान रखना होगा, पॉल्यूशन का ध्यान रखना होगा। ये सारी चीजें भी किसी एक बिजनेस को नहीं, सभी बिजनेस को इंपैक्ट करेगी। टेक्नोलॉजिकल, ये तो आप जानते ही हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं और टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होगी बिजनेसेस भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। तो टेक्नोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को इंपैक्ट नहीं करेगी, ये सभी बिजनेसेस को एक साथ इंपैक्ट करती है। इकोलॉजिकल मतलब अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के अकॉर्डिंगली भी हर कंट्री के अंदर बिजनेस के अंदर चेंजेस आते हैं। और लीगल बिजनेसेस को आप जितने लीगल रेस्ट्रिक्शन देंगे बिजनेसेस उतने ही डाउन होंगे। बिजनेस को आप जितना ज्यादा प्रमोट करना है तो आपको लीगल उन पर जो बाउंडेशन है वो काफी कम करनी होगी, राइट। तो ये कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। ये है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली, दो या दो से अधिक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने हैं। आपसे पूछा जा सकता है इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट्स के बारे में। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, आउट ऑफ दिस which is the part of internal business environment। अब आपको उसमें कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएं लाइक मशीन, सप्लायर, कॉम्पिटिटर और इकोनॉमिकल। अब आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि इंटरनल वाला पार्ट कौन सा है, वो है मशीन। या फिर ये कह सकता है आउट ऑफ दिस which is not a part of internal business environment। और आपको दे दिया जाए कि मेन, मशीन, मटेरियल और साथ में दे दिया जाए पॉलिटिकल। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल उसका पार्ट नहीं है, वो एक्सटर्नल वाला पार्ट है। माइक्रो और मैक्रो में से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से मैक्रो कौन सा है, माइक्रो कौन सा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये मेरे हिसाब से आई होप सो कि बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए आपको 6M याद रखने हैं, जबकि एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में मैक्रो एनवायरनमेंट के लिए आपको पेस्टल वर्ड याद रखना है। पेस्टल में P किसके लिए, पॉलिटिकल, E इकोनॉमिकल, S सोशल, T टेक्नोलॉजिकल, E इकोलॉजिकल, L किसके लिए है, लीगल, राइट। चलिए एक लास्ट पॉइंट हम लोग और डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट, इट इज ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय इंडिया के पास बिजनेस थे ही नहीं। इनिशियली एग्रीकल्चर, क्रॉप जनरेट करना और केवल अपनी नीड के लिए, खुद की रिक्वायरमेंट के लिए उसे सेल करके जितना अमाउंट आता था उससे अपना घर चलाना, इट वाज द बेसिक रिक्वायरमेंट। और इन सब चीजों से इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। 1947 से लेकर 1990 तक, 1947 टू 1990 तक इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ। बट 1991 में बिजनेस को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और ये पॉलिसी कब लॉन्च की थी, 1991 में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन ईयर, तो आपको 3-4 ऑप्शन दे रखे होंगे, द आंसर विल बी 1991। 1991 में 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 1991
बेटा ये पॉलिसी डेवलप की थी बिजनेस को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, और इसमें बेसिकली 3 पॉइंट पर विशेष करके ध्यान दिया गया था। और ये 3 पॉइंट क्या थे? ये थे एलपीजी। 3 पॉइंट आप किससे याद रखोगे? एलपीजी से याद रखोगे। बेटा ये एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है लिबरलाइजेशन। पी का मतलब क्या रहेगा? पी डिनोट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, एंड दिस जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबल। बिजनेस डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, ये है लिबरलाइजेशन। बेटा 1991 से पहले, 1947 से लेकर 1990 तक, मैंने आपको बताया था पूरे इंडिया में हमेशा कांग्रेस राज रहा है, और उस समय बिजनेस डेवलप नहीं हुए। उसका रीजन था इंस्पेक्टर राज। बिजनेसेस को बड़ा ही रेस्ट्रिक्ट किया था डेवलप होने में। कोई बिजनेस डेवलप नहीं हो सकता था। सबसे पहली चीज, कोई भी बिजनेस अगर आपको लगाना है, यू हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप बिजनेस नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिजनेस को अगर एक्सपांड करना है तो वापस से परमिशन लो। आप कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो भी परमिशन लो। आप अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पर मार्केट में बेचें, इसके लिए भी परमिशन लो। हर चीज के लिए रोज आपको गवर्नमेंट और उसके ऑफिसर से परमिशन लेनी थी, और बिना ब्राइब के, बिना रिश्वत के ये सारे काम नहीं होते थे, तो बिजनेस कभी डेवलप हो ही नहीं सके। तो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक नई पॉलिसी लॉन्च कर दी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, और इसमें पहला वर्क किया गया लिबरलाइजेशन का। जितने भी बिजनेस हैं उन पर जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाने का काम किया। बोला केवल 6 बिजनेस ऐसे रखे गए जिसके लिए अभी भी कंपल्सरी लाइसेंसिंग है, यानी कि अभी भी आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है। जैसे एग्जांपल के रूप में लिकर, शराब का किसी को बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, वीपन्स, अगर ऐसे कुछ बिजनेसेस हैं जिन पर सरकार का कंट्रोल होना जरूरी है, केवल वो 6 बिजनेस ऐसे रखे गए जिस पर सरकार का कंट्रोल है। अदरवाइज किसी भी और बिजनेस के लिए अब आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना बिजनेस खुद अपने लेवल पर डेवलप कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी मार्केट प्राइस डिसाइड आपको अपने लेवल पर करनी है। गवर्नमेंट से आपको उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है। बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है, इन सब के लिए बार बार गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन अब आपके ऊपर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके ऊपर इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाए तो आप अपने बिजनेस को अपने लेवल पर खुद डेवलप कर पाएंगे। और 1991 के बाद से ही इंडिया में बिजनेस का डेवलपमेंट हुआ है और इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ हुई है। मेरा सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, यह है प्राइवेटाइजेशन। 1991 से पहले मैक्सिमम बिजनेस किए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप सोचिए, गवर्नमेंट है इंडिया को रेगुलेट करने के लिए, ये बिजनेस करने के लिए नहीं है। बिजनेस करने का काम बनियों का है और गवर्नमेंट बनियों की सोच नहीं रख सकती। गवर्नमेंट जितना भी बिजनेस करती थी, मैक्सिमम वर्किंग में लॉस ही होता था। मैक्सिमम बिजनेसेस लॉस मेकिंग हुआ करते थे। गवर्नमेंट ऑफिस में काम कैसे होता है ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, वहां सर्विसेज कैसे मिलती है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो 1991 के बाद से गवर्नमेंट ने क्या किया,
जो जनरल पब्लिक थी उनको बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कई सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो 1991 से लेकर आज तक बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं, जिसमें एक एग्जांपल अपन कंसीडर कर लेते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री। पहले बैंक गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाए जाते थे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक नहीं हुआ करते थे। 1991 के बाद इंडिया में प्राइवेट बैंकिंग स्टार्ट हुई, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, HFC बैंक, कोटक बैंक, ये सभी प्राइवेट बैंक हैं जो 1991 के बाद में इंडिया में आए हैं। बेटा इससे पहले तक 1991 से पहले तक अगर हम लोग बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाने के लिए जाते थे तो मुझे 1 से 2 घंटे 3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तब जाके पैसा जमा होता था। उसमें भी वो जो हमारे क्लर्क या बाबू हुआ करते थे बहुत आराम से काम किया करते थे। बट 1991 के बाद जैसे ही प्राइवेट बैंक आने लगे, वहां जो फैसिलिटीज मिलने लगी तो पब्लिक ने क्या किया, डाइवर्जन लिया, बोले गवर्नमेंट बैंक की जगह प्राइवेट बैंक बेटर है। और उसके बाद गवर्नमेंट के बैंक को भी अपने आप को इंप्रूवमेंट लाना पड़ा, वहां पे भी वर्किंग थोड़ी सी फास्ट होने लगी, वहां पे भी सर्विस मिलने लगी। BSNL, टेलीकॉम इंडस्ट्री में पूरे इंडिया में केवल एक ही इंडस्ट्री हुआ करती थी, एक ही नाम हुआ करता था, BSNL। नाम तो सुना ही होगा आपने, भारत संचार निगम लिमिटेड। बट हम लोगों ने जब शुरुआत के अंदर BSNL से जब वर्किंग करी तो इसका नाम शुरू में जनरली पब्लिक लेती थी, भूल से भी ना लगे, भूल से भी ना लगे। आप टेलीफोन करते थे तो सामने से आवाज आती थी, ये लाइन अभी व्यस्त है, उस समय बात करें। तो यहां पर हमें सर्विस नहीं मिलती थी, इसीलिए आपको पता हो तो बाद में आई एयरटेल, डोकोमो, आइडिया। ये इंडस्ट्री जब आने लगी, ये कंपनी जब आने लगी तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एक क्रांति आ गई और लोगों को बहुत अच्छी सर्विसेज मिलने लगी। और अभी तो आपको पता होगा जुग जुग जियो, थोड़ा जियो जब से आई है तब से आपने देखा होगा कि BSNL और बाकी कंपनीज की हालत खराब है। अब ये आपको सबसे बेटर सर्विस दे रही है, फ्री ऑफ चार्ज दे रही है, चाहे जितना भी दे रही है, डाटा आपको यूज दे रही है। तो यहां से प्राइवेटाइजेशन जब से हुआ उसके बाद से सर्विसेज लोगों को बेटर मिली है। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, बड़ा सिंपल है। गवर्नमेंट कंपनीज में पब्लिक को शेयर्स अलॉट कर दिए जाए। माना कि पहले कोई गवर्नमेंट कंपनी थी जिसमें टोटल 10 करोड़ रुपए लगे हुए थे। अब ये गवर्नमेंट कंपनी बोलती है भैया 4 करोड़ रुपए पब्लिक से ले लेते हैं, तो 4 करोड़ रुपए के शेयर्स अगर इशू कर दिया जाए तो पब्लिक की पार्टिसिपेशन हो जाएगी, तो ये गवर्नमेंट कंपनीज क्या हो जाएगी, धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज हो जाएगी। तो प्राइवेटाइजेशन के कारण बेनिफिट क्या हुआ, बेटर सर्विसेज, बेटर प्रोडक्शन एंड बेटर कंट्रोलिंग, ईच एंड एवरीथिंग वाज देयर। द फाइनली इट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोब तो समझते ही होंगे, आपने शायद कहीं देखा हो इस तरह का, जिसमें पूरा वर्ल्ड का मैप बना होता था। ये है ग्लोब। तो बेटा अगर सपोज करिए आपका इंडिया कहीं इस जगह पर है और आप अपने इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनी जो आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं, इसकी बजाय अगर आपको लगता है कि अमेरिका के अंदर, USA या अपने चाइना के अंदर या दूसरी जितनी भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में आप अपने प्रोडक्ट को अगर बेचें तो वहां आपको प्राइसेस अच्छी मिल सकती है, क्या फिर भी आप अपना सारा काम इंडिया में ही करते रहेंगे? अगर आपको लगता है कि जापान से हम लोग मशीनें खरीदें, चाइना से मशीनें खरीदें और उन मशीनों से अगर प्रोडक्शन करें
तो हमें बेटर प्रोडक्शन मिलेगा, फास्ट प्रोडक्शन मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्शन मिलेगा। तो क्या फिर भी हम लोग अपने लोकल लेवल पर ही प्रोडक्शन करते रहे? नहीं, उस केस में हमें दूसरी कंट्रीज में, दूसरी टेरिटरीज में जाना होगा, वहां गुड्स बेचना होगा, वहां अपने को सर्विस देनी होगी, या वहां से कुछ फैसिलिटीज अपने को लेनी होगी। इट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल लेवल पर वर्किंग करना, वर्ल्ड लेवल पर वर्किंग करना, ये कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन पहले नहीं हुआ करता था, मगर ये कब होने लगा? जब लोगों को लगने लगा कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, बहुत कम टाइम पीरियड में हमें बहुत कुछ करना है। जब ट्रांसपोर्टेशन इजी होने लगा, जब कम्युनिकेशन इजी होने लगा, जब हमें लगने लगा कि दूसरी कंट्रीज में टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है और हमें उस टेक्नोलॉजी को यहां पर अडॉप्ट करना होगा। तो 1991 में ग्लोबलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स किए गए। इस समय हमें याद आता है कांग्रेस गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर मनमोहन सिंह ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस समय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने एफडीआई का विरोध किया था। एफडीआई बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस समय इन्होंने विरोध किया था, मगर अभी मोदी जी ने एफडीआई 100% करने के लिए कहा है। 100% एफडीआई, यानी कि आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर 100% पैसा लगाकर अपनी इंडस्ट्री को चला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद से प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी हर जगह पर इंप्रूवमेंट आया है और इंडिया ने उसके बाद से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बहुत अच्छी ग्रोथ की है। ओके, बट इस पूरे चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, यह है विजन एंड मिशन। तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर अपना फिनिश। तो बातचीत करते हैं हम लोग विजन एंड मिशन के बारे में। क्या मीनिंग है विजन का और क्या मतलब है मिशन का? बट एक बात बताइए, आप लोग अपनी लाइफ में एक सर्टेन टारगेटेड टाइम पीरियड के बाद किस पोजीशन में पहुंचाना चाहते हैं? आप क्या सोचकर चल रहे हैं कि एट द एज ऑफ 30 और 35 व्हाट यू वांट टू बिकम? क्या लेवल आपका होना चाहिए? थोड़ा हो सकता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट की ये सोच हो कि भाई 35 इयर्स की एज में तो हमारी लाइफ एकदम सेटल्ड होनी चाहिए सर, एक बड़ा सा मकान होना चाहिए, कार होनी चाहिए, खुद का एक बिजनेस एम्पायर होना चाहिए, या अपना खुद का एक ऑफिस होना चाहिए, बीवी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वट जो भी अपने है। यार ये क्या है? ये आपका लाइफ का एक टारगेटेड, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद का टारगेटेड एम है। बट इसी को हम बोलते हैं विजन। Where you want to be in a certain time period or at a specific date, it is called as vision. बट अब वो विजन अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको कुछ ऑपरेशंस कंप्लीट करना होंगे और इन्हीं ऑपरेशंस को हम बोलते हैं मिशन। जैसे एग्जांपल के रूप में जो लाइफ आप लोग सोच रहे हैं, उस लाइफ को अगर आपको टारगेट करना है, अचीव करना है, सबसे पहले आपको सीए या सीएस का कोर्स कंप्लीट करना होगा। ये सीए और सीएस का कोर्स आपके लिए क्या हो गया? एक मिशन हो गया। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब करनी है, प्रैक्टिस करनी है या इंडस्ट्री लगानी है, वो आपके मिशन है। किस चीज के लिए? उस टारगेटेड लाइफ को अचीव करने के लिए। तो बेटा यहां पर विजन और मिशन में क्या डिफरेंस है? Vision is the ultimate aim after a specific time period on a targeted date। किसी पर्टिकुलर डेट पर आप क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, ये है विजन। मिशन का मतलब क्या है? ऑपरेशंस to be performed to achieve
ये जो भी आपकी विजन है उसको अचीव करने के लिए आप क्या ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे, ये कहलाते हैं मिशन। एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ICSI। बेटा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसका विजन क्या है और उसके लिए इसने मिशन क्या करना है। बेटा ICSI का विजन, पहले हम विजन के बारे में बात कर रहे हैं, टू बिकम ए ग्लोबल लीडर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट कल्चर को डेवलप करने के लिए ICSI का ये विजन है कि वो इसमें ग्लोबल लीडर बने, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बन के आए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए अपने बेनिफिट्स दे सके। तो बेटा ये सब करने के लिए इसे क्या करना होगा, कुछ ऑपरेशंस करने यहां पर कंप्लीट करने होंगे। और ऑपरेशंस क्या कंप्लीट करने होंगे, टू प्रोड्यूस और डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेटा ये CS इंस्टीट्यूट क्या करेगी, एक पर्टिकुलर कोर्स कंडक्ट करेगी, जिस कोर्स को नाम दिया गया कंपनी सेक्रेटरी। तो ये इंस्टीट्यूट अपने यहां से कुछ कंपनी सेक्रेटरीज को डेवलप करेगी, कंपनी सेक्रेटरी प्रोड्यूस करेगी या कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगी, ये डेवलप करेगी। ये कंपनी सेक्रेटरी हाई कैलिबर वाले होने चाहिए और ये सब किसको जाकर बेनिफिट देंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेनिफिट देंगे। तो अल्टीमेटली अगर ये CS अगर प्रोड्यूस होते रहे और इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेनिफिट दिया तो ICSI जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फ्यूचर में ग्लोबल लीडर हो जाएगी। ये है इसका एम। तो इस एम को अचीव करने के लिए उसे कुछ ऑपरेशंस कंप्लीट करने हैं। तो एम को यहाँ पे क्या कहलाएगा, विजन, और ये जो ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे इसको क्या कहेंगे हम लोग, मिशन। बेटा इसी तरह से कुछ अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, इनके भी अपने अपने अलग अलग विजन है, अपने अपने अलग अलग मिशन हैं जिनसे कि अपने विजन को कंप्लीट करती है। ये मिशन और विजन जो है, विजन और मिशन, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के पार्ट ही हैं और आपको इसे इंटरनल एनवायरमेंट में कंसीडर करना है। अपन ने 6M के बारे में बात की थी, इंटरनल एनवायरमेंट 6M, वो 6M के अंदर आपको इसको भी कंसीडर करना है, मिशन एंड विजन, ये भी इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट है। तो होप सो कि फर्स्ट चैप्टर जो अपना बिजनेस एनवायरमेंट का है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। होप सो सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग पर्सनल क्लासेस के अंदर इन प्रॉब्लम्स को और डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।